नमस्कार, स्वागत है इस पहली क्लास में जो छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए ये पूरी क्लासेस सीजीजीएस की रहेंगी। तो सीजी पुलिस की क्लासेस भी हुई, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे सेलेक्ट हुए बच्चे। तो इसी सेम स्तर में छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो रिटन एग्जामिनेशन होना है, उस रिटन एग्जामिनेशन में छत्तीसगढ़ जीएस का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो उसी रोल के हिसाब से बाकी, क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर जीएस देखा जाए तो इस जीएस का रोल कुछ ज्यादा है। और छत्तीसगढ़ जीएस में हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसको भी अपने को ध्यान रखना है। क्योंकि देखो जितनी बातें छत्तीसगढ़ पढ़ाई जाएंगी उन बातों को पूरी तरीके से क्रिस्प फॉर्म में हमको याद रखना है। तो इसीलिए देखो, सबसे पहले जब सीजीएस पढ़ा जाता है तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो भी आप देखोगे तो सीजी फॉरेस्ट में सीजीजीएस का क्या क्या चीज अपने को पढ़ना है। तो इसमें छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ोगे आप सबसे पहले, दूसरा छत्तीसगढ़ का पढ़ोगे, इसमें इतिहास पढ़ोगे, तीसरा छत्तीसगढ़ का कला एवं संस्कृति पढ़ोगे, आर्ट एंड कल्चर। छत्तीसगढ़ की जो अन्य चीजें पढ़ेंगे जो आवश्यकता के अनुसार एग्जाम में पूछी जाएंगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ जीएस का वेटेज मैं कह रहा हूं बार बार ज्यादा रहता है अदर जीएस के मामले में, इसलिए आपको बहुत बारीकी से इनको समझना पड़ेगा। और जितना हो सके पहला जो काम हमको करना है, पहली क्लास में मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर मान लो कोई भी क्लासेस है, मान लो किसी भी विषय को पहले उतना पढ़ना है जितना आपको टीचर पढ़ाएगा। क्योंकि देखिए, पढ़ाने की कोई सीमा तो है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में आपको जितना क्लास में पढ़ाया जाएगा, इस लाइव क्लास में, ऑफलाइन क्लास दोनों है, ठीक है, तो लाइव और रिकॉर्डेड क्लास में जितना भी रहेगा वो सारा कुछ आपको पूरी तरीके से पढ़ना है, उतना पहले पढ़ना है। उसके अलावा जो किताबें होंगी उपलब्ध कराई जाएंगी, आपके पास होंगी, उन सारे के सारे चीजों को बाद में पढ़ना है। पहले इनको पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये बेसिक है, इतना कम से कम आपको होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में जो आएगा वही पढ़ाया जाएगा, लगभग अनुमानन एज पर द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। तो देखो, सबसे पहले अगर देखें तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है, पहले हम छत्तीसगढ़ के लिए कुछ सामान्य जानकारी हमको इकट्ठा करनी जरूरी है, जिसके सिंपल इंफॉर्मेशन है। तो उस जानकारी में पहले ये ध्यान रखना है आपको कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ शब्द आया कहां से, छत्तीसगढ़ है कहां से कहां तक। तो पहले मैं एक काम करता हूं, मैं पढ़ाता हूं आपको छत्तीसगढ़ है कहां, और फिर ये छत्तीसगढ़ का नाम कैसे आया उसकी अपन बात करेंगे। उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कहीं ना कहीं। तो छत्तीसगढ़ का अक्षांशी व देशांतरी विस्तार, पहला पॉइंट, पहला टॉपिक। कभी भी मैं जब कोई चीज हेडिंग डालूंगा तो कोशिश ये करना है उस हेडिंग को आप एकदम सेंटर पे डालिए या साइड में रखिए, लेकिन हाँ, वो एक हेडिंग के तौर पे दिखाई पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ का अक्षांशी, और क्या लिखा है यहाँ पे, देशांतरी विस्तार लिखा है। बट उसके पहले ये आपको कंफर्म करना जरूरी है कि हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, वो छत्तीसगढ़ भारत के अंदर है, पृथ्वी के अंदर है। और भारत के अंदर, पृथ्वी के अंदर है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पृथ्वी के अंदर जो भारत हमको मिलता है, वो भारत हमको मिलता है यहां पर। अगर सिंपल मैं कहूं, ये उत्तर है, ये पूर्व है, नीचे दक्षिण है, और आपको ये पश्चिम है। तो ये क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो भारत है, ये भारत उत्तर पूर्वी हिस्से में है ना। ध्यान रखना है कि जो रेखाएं यहाँ पे हैं, इसको कहते हैं अक्षांश रेखा कहते हैं। जो रेखाएं पृथ्वी में हॉरिजॉन्टल जाती हैं और जो रेखाएं पृथ्वी में वर्टिकल जाती हैं, उनको बोलते हैं देशांतर रेखा बोलते हैं, अक्षांश। और दूसरा कौन सा होगा आपका, देशांतर। जो नीचे से ऊपर जाएंगी, लंबी खड़ी रेखाएं खींची जाएंगी, उनको देशांतर बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल जाएंगी उनको बोलते हैं अक्षांश बोलते हैं। तो यहां पर जो अक्षांश रेखा है, इस 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर आप जाओगे और इस 0 डिग्री देशांतर के अब पूर्व में जाओगे, तो मतलब उत्तर और पूर्व में आपका भारत, हमारा भारत स्थित है। और अगर भारत स्थित है उत्तर पूर्व में, ये भी बात कंफर्म है कि भारत के उत्तर पूर्व होना, ये बात कंफर्म हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ जो भारत के हिस्से के है,
भारत के अंदर है, वो भी छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं उत्तर पूर्व में है। हमारा बिलासपुर भी कहाँ है? उत्तर पूर्व में है। और आपका गांव, घर, गली, मोहल्ला, चौक, चौराहा सब कहाँ पड़ेगा? उत्तर पूर्व में। इसलिए पहला ही चीज होता है कि छत्तीसगढ़ जो है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। पहला पॉइंट, छत्तीसगढ़ कौन से गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, पहला, ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, यह भारत के, है ना, भारत के कहां पर स्थित है? देखो, भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश है, उस मध्य प्रदेश का हिस्सा है, ये सब जानते हो। तो हमारा टॉपिक तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, वो देखते हैं। तो ये केवल जनरल इंफॉर्मेशन है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये कौन से गोलार्ध में है? ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। पहला पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको मैप के थ्रू लेके चलता हूं कि अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ को बनता हुआ, ठीक है, तो ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेट हमको डायग्राम मिलेगा। तो देखो, इस मैप में आप एक बात कंफर्म कर लो कि छत्तीसगढ़ की जो बाउंड्री है वो कहां तक जाएगी, कहां तक फैली रहेगी। और ऐसे में याद ये रखना है कि ये हमारे पास सीमा है। ये अंतिम लाइन यहां पर खींची जा रही है, ये लाइन एक यहां पे है, दूसरा लाइन हमको यहां पर खींच के देना है, ये ऐसे करके, तीसरा लाइन काफी आगे ऐसे चला गया है, और एक लाइन हमको यहां पर ऐसे मिलता है ऊपर, जो ऊपर वाला हिस्सा टच करके जाएगा। ठीक है, मतलब इस बॉक्स के अंदर, यानी थोड़ा सा मैप को आप जज करेंगे उसको, ठीक है। तो इस बॉक्स के अंदर हमारा छत्तीसगढ़ फैला है, चाहे ईस्ट में फैला है, चाहे वेस्ट में फैला है, चाहे आपका नॉर्थ फैला है, चाहे साउथ में फैला है। तो ये हुआ हमारा अक्षांशी विस्तार, कहां से कहां तक है। तो देखो, हमको सीधे सीधे रटना है, सीधे से समझना है, ठीक है, समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे, बट हमारा रटना प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि हमारा एग्जाम ही वैसा है जहां पे रटना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू याद करना या समझना। तो ये हमारे पास जो पूरा डायग्राम है। अब देखो, ये जो लाइन यहां पे है, ये 0 डिग्री की लाइन है, 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है, मान लो। तो इस 0 डिग्री अक्षांश को हम जब ऊपर चलते हैं, ऊपर, तो यहां पर हमको मिलता है 0 डिग्री, 1 डिग्री, ऐसा करते 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 चले आए, तो यहां पे हमको मिलता है 17 डिग्री 46 मिनट। कितना डिग्री? 17 डिग्री 46 मिनट। और ध्यान रखना, ये रेखा जो है ना, अक्षांश रेखा है, तो ये इसके ऊपर में है, इसलिए बोलते हैं इसको उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। और इसके ऊपर में यहां पे होता है 24 डिग्री 5 मिनट, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो यहां पे 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये फैला है हमारा छत्तीसगढ़। और इसके आगे यहां पे हमको मिलता है 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर के आगे चले आए, क्योंकि देखो ये हमारे पास मिलता है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। तो ये 80 डिग्री 15 मिनट से आगे चल के ये हमको मिलता है 84 डिग्री 25 मिनट तक आपको मिलता है ये। बट नोटिस ये करना है, जैसे मैंने बोला कि ये उत्तरी अक्षांश है, तो इसके ऊपर आने वाला सारा जो लाइन है ये सब कहलाएगा उत्तरी अक्षांश कहलाएगा, तो ये भी उत्तरी अक्षांश है। वैसे ही 0 डिग्री देशांतर के इधर जो भी आएगा सब पूर्व में आएगा, इसलिए बोलते हैं इसको पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। और ये भी कहलाता है
पूर्वी देशांतर। ठीक, तो ये भी पूर्वी देशांतर है, वो भी पूर्वी देशांतर है। मतलब अगर मान के चलो, अगर कोई रेखा ऐसे आती है, ऊपर से नीचे कोई लाइन ऐसे आता है पूरा, तो उसको भी हम देशांतर मानेंगे और वो भी पूर्वी देशांतर ही कहलाएगा। ठीक, बात यहां तक समझ में आई। अब यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है और यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, सवाल ये है। मतलब कि दोनों तरफ की लंबाई अगर देखें तो ये जो लंबाई पड़ती है, ये पड़ती है 435 किलोमीटर, और ये जो लंबाई पड़ती है ये पड़ती 700 से 800 किलोमीटर। ठीक है, मतलब इस देशांतर से इस देशांतर के बीच की दूरी कितना है बताएंगे, 435 किलोमीटर, और इस अक्षांश से इस अक्षांश के बीच की दूरी कितना है, 700-800 किलोमीटर। मतलब ये कह सकते हैं कि उस अक्षांश से इस अक्षांश के बीच की दूरी मतलब कहलाता है अक्षांशीय विस्तार। ये है 700 से 800 किलोमीटर, और नीचे ये जो कहलाता है इसको बोलते हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार ये कहलाएगा आपका 435 किलोमीटर। ठीक, 435 किलोमीटर ऐसा है, और ऊपर से नीचे कितना है, 700 से लेके 800 किलोमीटर। तो क्या समझ में आ रहा है, भारत का क्या ज्यादा है, अक्षांशीय विस्तार ज्यादा है, जो यहां से लेके यहां तक हमारा फैला हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास हुआ स्टार्ट। हम छत्तीसगढ़ के जीएस में स्टार्ट करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको सारी चीजें वन बाय वन मालूम होनी चाहिए। ठीक, तो ये केवल इंफॉर्मेशन है, इंट्रोडक्शन है। आगे की क्लासेस में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, डे बाय डे बहुत सारे कंटेंट ऐड होंगे, और एक समय के बाद सारा कुछ मिक्स हो जाएगा, इसमें आप घबरा जाओगे। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि डे वन की चीजों को हमको पूरी सीरियसनेस के साथ याद करना है। ठीक, चलो अब ये मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया आपको कि भारत के अंदर छत्तीसगढ़ जो है ये है क्या, तो ये ऐसा कुछ है। दूसरा एक बात समझना आप कि जैसे आप ये भारत ने का मैप आपने देखा होगा, तो इस इंडिया के मैप में एक पर्टिकुलर एरिया हिस्सा है, उसको बोलते हैं दक्कन। यहां पे ऐसा हिस्सा पड़ता है, इसको बोलते हैं दक्कन बोलते हैं। ये हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है, ये दक्कन। तो छत्तीसगढ़ भी इसी दक्कन का एक हिस्सा है, मतलब इधर वाला हिस्सा। ये ऐसा, तो मान लो छत्तीसगढ़ यहां पर है, ये जो छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ भी इसी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, दक्कन। इसलिए एक पॉइंट ऐड होता है कि जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ दक्कन जैव भौगोलिक भाग का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ दक्कन जैव भौगोलिक भाग का क्या है, हिस्सा है। ठीक है, ये एक छोटा सा और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये वाला है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब सुने सुने रहिए, दक्कन जब पढ़ोगे, आज सुने नहीं हो सुन लो, दक्कन एक भाग होता है, एक पठार वाला हिस्सा है, और इसी पठार का हिस्सा होता है कौन, आपका छत्तीसगढ़। इसलिए बोला हूं छत्तीसगढ़ दक्कन जैव भौगोलिक भाग का हिस्सा है। ये स्टेटमेंट याद रखना है आपको। और भारत के मध्यवर्ती राज्य में आता है, और ये छत्तीसगढ़ जो है ये भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये जो पूरा हिस्सा है इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। नीचे का हिस्सा पूरा कहलाता है प्रायद्वीपीय पठार। तो ये छत्तीसगढ़ उसी पठार का हिस्सा है, इसलिए हमारे राज्य में भी आपको पठार पढ़ने को मिलेगा। ये हमारे पास हुआ अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का शुरुआत। अब इसमें ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़, जब इसमें आगे मैं और भी बाउंड्री की बात करूंगा, अभी तो फिलहाल ये जान लेते हैं कि हमारे राज्य का नामकरण हुआ तो हुआ कैसे, छत्तीसगढ़ का नामकरण हुआ कैसे, या फिर छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया, कब किया।
छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग। तो इस प्रयोग को हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं कि प्रयोग करने के भी अपने अपने तरीके हैं। ठीक है, तो जो पहला तरीका होता है, पहली बार जिसने प्रयोग किया वो प्रयोग किया गया कब? तो देखो पहला जो ईयर है, ये पहला जो ईयर है 1400, यहां पर हमको मिलता है 87 या फिर 1494, दोनों ईयर याद रखना है। फिर 14 के बाद दो मतलब कितना 1600, 1600 यहां पे क्या पड़ेगा अपने को 89। फिर आगे चलेंगे तो मिलेगा 1795। फिर आगे चलेंगे तो हमको मिलेगा अगला जो कहलाएगा 1839। कहीं पर 89 भी लिखा हुआ है बट 39 ज्यादा बेस्ट फिट। दोनों आंसर देख लेना, सामने वाला क्या सोर्स इस्तेमाल करता है इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, सॉरी 89 नहीं है 96, 1896 करके। ठीक, तो इन ईयर्स में हमको क्या क्या चीजें देखने को मिली है, जैसे 1487 में किसने इस्तेमाल किया, 1689 में किसने इस्तेमाल किया, 1795 में किसने इस्तेमाल किया, 1839 में या फिर 1896 में किसने और किस तरीके से इस्तेमाल किया, ये हमारा मेन मकसद है जानना। किसका? छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग। तो देखो पहली बार जो प्रयोग है, तो पहला जो प्रयोग है ध्यान रखना, ये साहित्यिक प्रयोग था। कैसा प्रयोग था ये? साहित्यिक प्रयोग। ये कैसा प्रयोग था? ये राजनैतिक प्रयोग था। कैसा प्रयोग था? राजनीतिक प्रयोग था। फिर ये कैसा प्रयोग था? ये शासकीय या फिर सरकारी प्रयोग था। और ये कैसा प्रयोग था? ये था आधुनिक साहित्य में किया गया प्रयोग था। तो पहला साहित्यिक प्रयोग, पहला राजनीतिक प्रयोग, पहला सरकारी या शासकीय प्रयोग, पहला आधुनिक साहित्यिक प्रयोग किसने कब कब किया? तो कब कब किया? पहला 1487, दूसरा 1689, तीसरा 1795 और लास्ट में कितना 1839। ठीक, तो देखो ये जो पहला साहित्यिक प्रयोग जिसने किया, ये प्रयोग खैरागढ़ से संबंधित है। तो खैरागढ़ एक रियासत थी और उस रियासत के जो राजा थे उनका नाम था लक्ष्मी निधि कर्ण राय। क्या नाम था इनका? लक्ष्मी निधि कर्ण राय। ये कौन सी रियासत के राजा थे? आपके खैरागढ़ रियासत के राजा थे। क्या नाम था उनका? लक्ष्मी निधि कर्ण राय। और इन्होंने या इसके जो राजा के जो कवि थे, उस कवि का नाम था दलराम राव। कवि क्या नाम था? दलराम राव। और दलराम राव के द्वारा किया गया। उसकी कविता की पंक्तियों में किया गया। ठीक है, तो पहला साहित्यिक प्रयोग हो गया। किसने किया? खैरागढ़ रियासत के राजा, उसका नाम था लक्ष्मी निधि कर्ण राय और उसके कवि का नाम था दलराम राव। और उसकी कविता में इन पंक्तियों में इस्तेमाल होता है पहला साहित्यिक रूप से इस शब्द का इस्तेमाल। किसका? छत्तीसगढ़ का इस्तेमाल होता है पहला। दूसरा दूसरा प्रयोग कहलाता है राजनीतिक प्रयोग। और राजनीतिक प्रयोग जो है एक कब हुआ है? 1689 में। तो एक राजा थे, एक वंश था, याद रखते हैं वंश का नाम कलचुरी वंश। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक रहने वाला वंश कौन सा? कलचुरी वंश। तो कलचुरी वंश के राजा, उस राजा का नाम था राज सिंह।
कलजुरी वंश के राजा का नाम था राज सिंह, और राज सिंह के कवि गोपाल प्रसाद मिश्र। मैंने पहले के कवियों को राजा लोग आश्रय देते थे। तो ये कह सकते हैं कि कलचुरी वंश के राजा राज सिंह के आश्रय कवि, उनका नाम गोपाल प्रसाद मिश्र, इनके संरक्षण में थे, इनके संरक्षण में ये थे। तो इनकी कवि की जो रचना थी, क्या नाम था उसका? खूब तमाशा। तो क्वेश्चन पलट भी सकते हो कि खूब तमाशा किसकी रचना है, क्या बताएंगे? गोपाल प्रसाद मिश्र की। किसके दरबारी कवि थे? राज सिंह के। इन्होंने कैसा प्रयोग किया? राजनीतिक प्रयोग किया। किसका? छत्तीसगढ़ में। अपनी रचना में कौन सी? खूब तमाशा में। ऐसा। उसके बाद हम लोग चलते हैं सरकारी या शासकीय प्रयोग। तो सरकारी या शासकीय प्रयोग जो है, ये किया जिसने, कहां किया? पहली बात तो देखो, उसको हम कहते हैं गजटियर। गजटियर होता क्या है? गजटियर का मतलब होता है गजट पत्र, मतलब सरकारी दस्तावेज। और हर जिले का अपना एक सरकारी दस्तावेज है जो पुरानी बातों को कंफर्म करता है, ऐसे समझ सकते हो। तो जो गजट पत्र है उसको बोलते हैं हम लोग बिलासपुर गजटियर बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? बिलासपुर गजटियर। तो बिलासपुर गजटियर मतलब किस जिले का होगा गजटियर? हमारे बिलासपुर जिले का। तो बिलासपुर जिले के गजटियर में जिसने छत्तीसगढ़ का सरकारी प्रयोग किया, उस यात्री का नाम था, ये यात्री था, एक ट्रैवलर था, यूरोपीय यात्री। उस यूरोपीय यात्री का नाम था जेटी ब्लंट। उसका क्या नाम था? जेटी ब्लंट। तो बिलासपुर गजेटियर में यात्री जेटी ब्लंट ने छत्तीसगढ़ का एक सरकारी रूप में पहली बार प्रयोग किया। अब हम आते हैं नेक्स्ट ईयर, वो है 1839 या 1896। 39 और 96 में। तो इसमें तब तो हालांकि हम आधुनिक कह रहे हैं, मतलब मॉडर्न, इस समय तक हम लोग अंग्रेजों के अंडर आ ही चुके थे, या कह सकते हो कि 1854, जब आगे पढ़ोगे इतिहास आप मालूम पड़ेगा, 1854 के बाद छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश साम्राज्य शुरू हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं 1839, ये पुराना डेटा है ना, ओल्ड डाटा है। पुरानी किताब में ये लिखा है, इसलिए आप सुन के कंफ्यूज मत हो जाना कि इसमें ये लिखा है सर ये पढ़ा है। मैं दोनों बताता हूं रीजन, पुराना डेटा है वो। तो जो यहां पे आधुनिक साहित्यिक प्रयोग की बात करते हैं, तो ये ओल्ड डाटा के हिसाब से 1896, और जो न्यू डेटा के हिसाब से 1839। तो किस प्रकार का प्रयोग हो रहा है आपका? आधुनिक रूप से या आधुनिक साहित्य में पहला प्रयोग जिसने किया उसका नाम था बाबू रेवाराम। ठीक है, क्या नाम है इनका? बाबू रेवाराम। और बाबू रेवाराम जो है, इनकी जो रचना थी वो था विक्रम विलास। क्या रचना थी यहां पे? विक्रम विलास। तो बाबू रेवाराम की रचना विक्रम विलास। तो उल्टा कर लेते हैं क्वेश्चन को कि विक्रम विलास किसकी रचना थी? क्या बताओगे? बाबू रेवाराम। और बाबू रेवाराम का जो जन्म स्थान था, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका संबंधित जिस स्थान से है उस क्षेत्र का नाम है, क्या नाम उसका? रतनपुर नाम है। तो रतनपुर के बाबू रेवाराम ने अपनी रचना, उसका नाम क्या? नाम विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ का किस प्रकार का प्रयोग किया? क्या बताओगे? आधुनिक साहित्यिक प्रयोग किया। ठीक। तो ये हमारे पास छत्तीसगढ़ शब्द के प्रयोग को लेकर के कुछ पुरानी चीजें। ठीक। अब इसी में हम लोग जब देखते हैं कि जो सारी बातें यहां पर दिखाई पड़ रही हैं,
तो पहला है 1487, ये 1400 है, फिर यहां पे कितना है 1600 है, फिर कितना है 1700 है, फिर कितना है 1800 है। देखो भाई जो शुरू कर रहे हैं वो थोड़ा डेटा को डाइजेस्ट करते चलेंगे, अभी मैंने डेटा तो स्टार्ट किया भी नहीं है। कोशिश ये करना है कि जिस क्लास की चीजें पढ़ाई जाए उनको सिस्टमेटिक वे में अरेंज करो। मैंने पहले 14, ऐसा नहीं कि आप केवल 1400 पूछेगा, हो सकता है 1400 के साथ पूरा ईयर पूछ ले, आजकल तो ऐसी ट्रेंड एकदम से करारी पूछता है। 1487, 1488, 1489, और अगर आप 1400 याद करके जाओगे तो फिर ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जितना डेटा लिख रहा हूं उन सारे डेटा को, जैसे यहां 2 डेटा लिखा है, पुरानी किताब में डेटा कुछ और लिखा है, ये न्यू डेटा मैं दोनों लिख दे रहा हूं, न्यू एंड ओल्ड। ठीक, तो अब मान लो कभी कभी होता क्या है कि ईयर के हिसाब से ना पूछ करके आपसे पूछता है शताब्दी के हिसाब से, 15वीं शताब्दी। हो सकता है यहां पे 17वीं शताब्दी पूछ ले, हो सकता है यहां पे 18वीं शताब्दी पूछ ले, और यहां पे हो सकता है 19वीं शताब्दी पूछ ले, क्योंकि हमेशा शुरू के 2 डिजिट के हिसाब से यहां पे सदी शताब्दी डिसाइड होती है। 18 में एक जोड़े 19, 17 में एक जोड़े 18, और 16 में एक जोड़े कितना 17, और 14 में एक जोड़े कितना हो गया 15। ठीक, तो ये जो हमारे पास डेटा है किस प्रकार का प्रयोग है, पहला साहित्यिक प्रयोग, साथ में रिपीट करोगे, दूसरा कैसा प्रयोग है राजनीतिक प्रयोग, तीसरा कैसा प्रयोग है आपका सरकारी प्रयोग है, और चौथा कैसा प्रयोग है आपका, उसको बोलते हैं हम लोग आधुनिक साहित्यिक प्रयोग, जो बाबू रेवाराम ने किया था। और बाबू रेवाराम ने जो कहाँ के निवासी थे, आपके रतनपुर के निवासी थे, और उनकी रचना का नाम क्या नाम था, विक्रम विलास। इसके पहले हम लोग जो पढ़े ये अक्षांश देशांतरी विस्तार की जो कहानी हम लोग सुने हैं, इसमें आगे चल के अगर हम इसको ऐड करना चाहें कि क्या क्या बातें इसमें ऐड हुई हैं, वो भी आप देख सकते हो। जैसे इसी के अंतर्गत और आगे अगर देखें, है ना, बेसिक जानकारी आपको शुरुआती क्लास में मिलेगी, फिर आगे हम कोर ज्योग्राफी में एंटर करेंगे, और उसके बाद ही हमारा भूगोल आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए आपको उस हिसाब से चलते चलना है। सारा जीएस में बार बार कह रहा हूं समेट के पढ़ना है, बिखरेगा जरूर पहले शुरू में, ठीक है, बहुत सारे कंटेंट होंगे तो बिखरना भी तय है, बेट अपने को नहीं बिखरना है, अपने कंटेंट को जोड़ के रखना दिमाग में। ठीक, शुरुआत करें अब एकदम पेपर निकालने के पर्पज से ही पढ़े भाई। छत्तीसगढ़ का सीमांत बिंदु, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के सीमांत बिंदु में अगर ये देखना हो कि कहां पर सीमांत बिंदु, कहां पर कितना कैसा है, तो उसके लिए आपको मैप क्लियर होना चाहिए। बार बार मैं मैप बनाऊंगा, बार बार आप भी मैप बनाइए, इससे अच्छा बनाइए, है ना, आप मुझसे बेहतर मैप बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ऐसा कुछ हमको दिखाई पड़ता है। तो एक्सट्रीम जो हमारे पास दिखाई पड़ते हैं ये ऊपर दिखाई पड़ेगा, अपने को नीचे दिखाई पड़ेगा, और यहां पर दिखाई पड़ेगा। चारों किनारे चित्त हमको रखने याद। तो इधर के जिले का नाम पड़ता है जसपुर, और हाँ ध्यान रखें वीडियो देखते समय थोड़ा सा स्पीड को अपने हिसाब से आप अरेंज कर लेंगे। तो पहला जो जिला हमको मिलता है, क्या मिलता है अपने को, जसपुर। ऊपर में जिला जो मिलता है वो कहलाता है बलरामपुर, बलरामपुर। इधर जो जिला कहलाएगा उसको बोलेंगे हम लोग बीजापुर, और नीचे जो जिला मिलेगा उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सुकमा। ठीक, तो ये जो जिला है इसके साथ साथ जिले के तो अपन क्या बोल सकते हैं, पूर्वी जिला, दूसरा उत्तरी जिला, तीसरा पश्चिमी जिला,
पश्चिमी जिला, दक्षिणी जिला, ठीक। तो ये तो जिला हुआ। अब आगे मान लो तहसील निकालना हो तो तहसील यहां पे हमको मिलता है जसपुर नगर, और जो ये बिंदु है उस बिंदु का नाम होता है गिरला। बिंदु का नाम क्या होगा? गिरला, ठीक। जिला जसपुर, तहसील जसपुर नगर, और बिंदु कौन सा होता है आपका? गिरला। ऊपर में जिला, तो यहां पे उत्तरी जिला बलरामपुर है, तहसील पड़ता है रामानुजगंज, और जो पॉइंट बनेगा, जो बिंदु बनेगा, कौन सा गांव है आपका? सुंदरी गांव। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये सब मैप में आपको रटा होना चाहिए। फिर यहां पे चलते हैं, जिला बीजापुर, तहसील बीजापुर, और जो पॉइंट है, ठीक, तहसील भोपालपट्टनम, और जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम होता है भद्रकाली, ठीक है, या कहीं कहीं इसको भद्राचलम तीर्थ भी कहा जाता है। दक्षिण जिला में सुकमा है, तहसील और जो पॉइंट है, जो बिंदु है, वो कहलाता है, कौन सा कहलाएगा आपका? कोंटा। तो ये हमारे पास केवल और केवल एक उत्तरी सीमांत बिंदु का हो गया। ये सब छोटे मोटे टॉपिक हैं, बार बार कह रहा हूं, इनमें अपने को बिल्कुल नहीं अटकना भटकना है, ये सब एकदम क्लियर कट आपको याद होने चाहिए। ठीक तो यहां पर ये भी हो गया कहीं ना कहीं, तो ये सीमांत बिंदु हो गए। अभी देखो पहली जो क्लास है इसमें आप कोशिश ये करें कि सीजीजीएस में और इंडियन जीएस में, ठीक है, साथ में मैथ्स भी है, वो भी आपने देखा है, साथ में रीजनिंग भी है, कुछ अन्य भी होंगे, तो सारे विषय हैं, तो सारे विषय को अपने को बैलेंस फॉर्म में लेके चलना है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें ज्यादा कुछ हम डील करेंगे नहीं, केवल इसके अगली क्लासेस में आपको बहुत सारी चीजें धीरे धीरे मिलना चालू हो जाएंगी, कोई स्टफिंग नहीं हो जाए, ओवरडोज ना हो जाए, इसलिए आपको पहले इस बात का ध्यान रखना है। पढ़ना इसको भी है, इसको भी है, ये भी है मैथ्स रीजनिंग, और इसमें ये सब रटने की चीजें हैं, बट ये दोनों विषय आपको समझना पड़ेगा शुरू से। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आप लोग कभी कभी हो सकता है अनुभव किए होंगे कुछ लोग पुलिस में, कि मैथ्स रीजनिंग का वेटेज तो था नहीं, सिलेबस बदला और फिर उन्होंने क्या किया, मैथ्स रीजनिंग का वेटेज बहुत सारा कर दिया, और बहुत सारे बच्चे वो परेशान हो गए, क्योंकि कम समय में मैथ्स रीजनिंग पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। ये तो चलो मान के रटा भी जाता है, लेकिन ये क्या करोगे मैथ्स एंड रीजनिंग का, जैसे शुरू से आपको मैथ्स रीजनिंग को डे 1 से प्रॉपर एकदम सिस्टमेटिकली पढ़ना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना है आपको, ये बहुत जरूरी है। ठीक, तो यहां पर ये बातें मैं क्लियर कर रहा हूं पहली क्लास में। अन्य में जैसे विज्ञान वगैरह होता है, ठीक है, कुछ मान लो लैंग्वेज वाली चीजें होंगी लेट सपोज, तो इसको भी लेके चलना है। हर टॉपिक को, हर विषय से पूरा सिलेबस बना है, इसलिए आपको हर विषय को इक्वल इंपॉर्टेंस साथ पढ़ना है, किसी को कम ना किसी को ज्यादा, इसका विशेष ख्याल रखें। और इसके बाद हम अगली क्लास में जो देखेंगे वो सीजीजीएस में धीरे धीरे हम बेसिक से जिला कब बना, कौन सा बना, ठीक है, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग मैंने बता दिया आपको, छत्तीसगढ़ के नामकरण की कहानी पढ़ोगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे राज्य के प्रतीक चिन्ह, ऐसे बहुत सारे बेसिक बेसिक चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट हो चुका है, आगाज हो चुका है, और आगाज के साथ साथ आपको समाप्त भी करना है सफलता के साथ। ध्यान रखिएगा, सारे विषय को शुरुआत उसी जोश से करना है जिस जोश से आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, हैव अ गुड डे।